तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, उनके हमें आंसर बताने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक स्टेडी करंट है जो फ्लो हो रहा है किसी मेटालिक कंडक्टर में से, जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब उसका एरिया फिक्स नहीं है। और हमसे बोला गया कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर जो कांस्टेंट रहेंगी पूरे कंडक्टर के अंदर। ठीक है, पूरे कंडक्टर में कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहने वाली हैं। तो कुछ का नाम हमसे पूछा गया है, जैसे करंट का नाम पूछा गया है, करंट डेंसिटी पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी पूरे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, जब हमारा स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन होगा, मतलब उसका जो आंसर है, आंसर हमारा कैसा होगा। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, ये जो होते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, जो हमारा एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी और हमारा ड्रिफ्ट स्पीड ये फिक्स नहीं रहने वाला, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन के, और क्रॉस सेक्शन हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो इनकी वैल्यूज़ भी क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी, तो ये पूरे कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो करंट है, अब देखिए जो करंट होगा, ओनली करंट इज कांस्टेंट बिकॉज इट इज़ गिवन टू बी स्टडी। तो यहाँ जो हमारा करंट है सिर्फ वही स्टडी रहने वाला है, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ये गिवन है कि हमारा जो करंट है वो कैसा है, स्टडी है। ठीक है, मतलब वो फिक्स है, तो हमारा जो करंट रहेगा वो सिर्फ वही चीज़ है कि क्वांटिटी ऐसी है जो कांस्टेंट रहेगी पूरे कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर था। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। तो जो हमारा बी पार्ट है इसमें हमें बोला गया है कि इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स, इफ नॉट गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अब हमें यहाँ बताना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते। और हमसे ये भी पूछा गया है कि जो ओम्स लॉ है वो एप्लीकेबल है कि नहीं यूनिवर्सली। ठीक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जिनकी वजह से ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो हमारा बी पार्ट है, ठीक है, जो हमारा बी पार्ट है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नो ओम्स लॉ isn't applicable यूनिवर्सली। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमारा जो ओम्स लॉ है यूनिवर्सली, ठीक है, यूनिवर्सली ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, बिकॉज, ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे बिकॉज वी हैव, बिकॉज वी हैव सम, ठीक है, वी हैव सम एलिमेंट्स लाइक सेमीकंडक्टर डायोड, लाइक या हम कह सकते हैं लाइक नॉन ओमिक मटीरियल। ठीक है, नॉन ओमिक एलिमेंट्स, नॉन ओमिक एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ नॉन ओमिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल्स के एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, एक हमारा सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डायोड हो गया। एक हमारा डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, ठीक है, एक हमारी डिस्चार्ज ट्यूब हो जाएगी, और एक हमारा थ्रिस्टर हो जाएगा। ठीक है, थ्रिस्टर। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं, और एटसेट्रा हम यहाँ कह सकते हैं, एटसेट्रा आर एलिमेंट्स, ठीक है, आर एलिमेंट्स विच डू नॉट ओबे, विच डोंट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, विच डोंट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि हमारा जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक सी पार्ट है। तो सी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, देखिए ये हमारा सी पार्ट है, यहाँ दिया हुआ हमें कि अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर हमारा लो वोल्टेज सप्लाई है किसी चीज़ में, ठीक है, अगर हमारा किसी सर्किट के अंदर लो वोल्टेज सप्लाई है, तो वहाँ पर अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो उसके लिए हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो
कम क्यों होना चाहिए, ठीक है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम क्यों होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस। तो हमारा जो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, इनके बीच का जो रिलेशन है वो किससे दिया जाता है, आई इक्वल टू ई एम एफ बाई आर से, ठीक है। ई एम एफ हमारा वोल्टेज बताता है और आर हमारा रेजिस्टेंस, आई हमारा करंट बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आई है और आर है ये एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि आई एंड आर ये कैसे हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये एक दूसरे के कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं, तो क्लियरली वी कैन से दैट फॉर हाई करंट वैल्यू we need a low internal resistance, ठीक है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ लो वोल्टेज, ठीक है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ लो वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। लो वोल्टेज के सप्लाई के केस में अगर हमें करंट हाई चाहिए तो हमें अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या करना चाहिए, लो करना चाहिए, ठीक है, लो वोल्टेज सप्लाई के केस में, ठीक है। तो ये हमारा किसका आंसर था, सी पार्ट का आंसर था, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा लास्ट पार्ट यहाँ बचता है डी। तो देखिए डी में हमें क्या दिया गया है कि वाई अ हाई टेंशन सप्लाई ऑफ 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर हमारा कोई हाई टेंशन सप्लाई है किसका, वोल्टेज का, और यहाँ पे कम से कम 6 किलो वोल्ट का सप्लाई हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो ज़्यादा क्यों होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा क्यों होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो डी पार्ट में हम क्या आंसर लिखेंगे कि इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका रीज़न देंगे कि अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ लो in case of 6 kilovolt supply, then there will be a large amount of current तो यहाँ पे क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होगा, ठीक है। एंड तो अगर ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है और अगर ये अपनी वैल्यू को एक्सीड कर जाए, ठीक है, एंड इफ द करंट क्रॉस इट्स लिमिट, अगर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाए, देन देयर विल बी some शॉर्ट सर्किट इन द नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारे नेटवर्क में, शॉर्ट सर्किट इन द नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, देयरफॉर हमें क्या चाहिए, एक हाई रेजिस्टेंस चाहिए होगा, देयरफॉर तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी नीड अ लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अगर हमारा वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा है तो हमें रेजिस्टेंस भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होगा तो हमारा करंट ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा हो गया तो करंट ज़्यादा होने से क्या हो सकता है कि हमारा शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी हो सकता है, और ये खतरा ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारा सर्किट बचा रहे। तो ये हमारा आंसर था।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।